ओके, सो टेस्ट नंबर 12 का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट नंबर 12 में जो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पूछी गई वो थी द डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर यूनिट्स ऑफ। ओके, तो डीएनए के अंदर सिमिलर यूनिट्स कौन से होते हैं? सिमिलर यूनिट्स अगर तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होता तो वो न्यूक्लियोटाइड्स ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होना था, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड्स हैं और बाकी सारे जो हैं वो इररेलेवेंट टर्म्स हैं। ओनली जो यहाँ पे रिलेट कर रही है इससे टर्म वो जीन्स हैं। तो हर एक डीएनए का सेगमेंट आपको पता है, ये डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड है, तो इस तरह से पार्टीशन हुई हुई है। ये पार्टीशन, ये फर्स्ट जीन है, ये सेकंड जीन है, ये थर्ड जीन है। तो अगर न्यूक्लियोटाइड्स गिवन नहीं है तो आप सिमिलर यूनिट्स के लिए फिर जो टर्म यूज करोगे वो जीन्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, रॉबर्ट हुक स्टडीड स्लाइसेस ऑफ। ओके, आपने बताना है कि उसने किस चीज को ऑब्जर्व किया था और किस ईयर में किया था। तो रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल को, कॉक एक डेड वुड को कहते हैं, उस डेड वुड को उसने 1665 में ऑब्जर्व किया था। ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ब्रेड, वेजिटेबल वो इससे रिलेट नहीं कर रहे और ना ही उसने इसको ऑब्जर्व किया था। सो कॉक सेल्स को 1665 में, एंड करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन 1000 टाइम्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा क्लास में भी काफ़ी दफ़ा हम बात कर चुके हैं। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, अगर आपको अभी तक भी ये क्लियर नहीं है तो बड़े ही अफसोस की बात है। सो आपको अब तक ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स, U इज फॉर ट्रू एंड कैरियन आपको बताया हुआ है कि ये न्यूक्लियस है। तो ट्रू न्यूक्लियस फिर किस में होगा? यूकैरियोट्स में ही होगा, प्रोकैरियोट्स में तो होता नहीं है। बैक्टीरिया भी एक प्रोकैरियोट की एग्जांपल है और जो वायरस है वो तो सेल की डेफिनेशन को ही कंप्लीट नहीं करता। सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का इज ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नॉन लिविंग फैक्टर्स आर कॉल्ड। लिविंग फैक्टर्स जितने भी हैं उन्हें आप बायोटिक फैक्टर्स कहते हो, जिस तरह से प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वाइल जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उन्हें आप एबायोटिक कहते हैं, जिस तरह से एयर, सॉइल, वाटर, ये सारी चीज़ें जितनी भी नॉन लिविंग आपकी सराउंडिंग में हैं वो नॉन लिविंग या फिर एबायोटिक हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स आर बायोटिक और एबायोटिक। बहुत अच्छे से आपको पता है प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग है तो आप इनको बायोटिक बोलेंगे, एंड बायोटिक इज गिवन इन ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोब्स वर डिस्कवर्ड इन माइक्रोस्कोप बाय। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर ल्यूवेनहुक ने किया था। शवान एंड शलीडन ने सेल थ्योरी दी थी। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन ए। ओके, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय ल्यूवेनहुक। नहीं, उसने तो माइक्रोब्स का कॉन्सेप्ट दिया। रॉबर्ट हुक ने हमें सबसे पहले सेल का कॉन्सेप्ट दिया। तो सेल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था इन तीनों साइंटिस्ट जो गिवन है शवान ने दिया था, एंड शवान इज गिवन इन ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, द सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सोलेबल पार्ट मीन्स के इसके अंदर सॉल्यूशंस की फॉर्म में या एक्वस मटेरियल मौजूद होता है, एंड यहाँ पे जो सोलेबल पोर्शन है उसे आप साइटोसोल बोलोगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है रेस्पिरेशन होती है, प्लास्टिड्स प्लांट्स को कलर देते हैं, न्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन इज साइटोसोल, बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज रीन्यूएबल। दो तरह के रिसोर्सेज आपने पढ़े थे, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल।
रीन्यूएबल मीन्स के जो एक दफ़ा यूज़ करने के बाद एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, वेस्ट नहीं हो जाते, उन्हें आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो, वो रीन्यूएबल में आते हैं। वाइल वो सारे चीज़ें जो इन्वायरमेंट के अंदर जिन्हें आप एक दफ़ा यूज़ कर लो तो एक दफ़ा यूज़ करने के बाद आप उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो जिन्हें आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते वो नॉन रीन्यूएबल्स हैं, और जो यूज़ कर सकते हैं वो रीन्यूएबल्स हैं। तो रीन्यूएबल्स की एग्जांपल अगर आप कोट करो तो बेस्ट एग्जांपल इसकी वाटर है, और नॉन रीन्यूएबल के अगर एग्जांपल कोट करें तो कोल इसकी एग्जांपल है। कोल अगर आप एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, उसे आप यूज़ नहीं कर सकते। सो गिवन ऑप्शंस में से जो रीन्यूएबल है जिसे आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो वो एयर है, एंड एयर इज़ गिवन इन ऑप्शन डी। बाकी सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो नॉन रीन्यूएबल्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ओशंस कवर द टोटल वाटर ऑफ अर्थ। ओशंस वाटर जो है वो हमारी अर्थ का कितना कवर करते हैं? ओशंस मैक्सिमम परसेंटेज वाटर की कवर कर रहे हैं और वो है 97%। 2% फ्रेश वाटर लेक्स कवर कर रही होती हैं, 1% अप्रॉक्सीमेटली। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज 97, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, साइंटिस्ट हु स्टडीज फिशेस आर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन में इक्थियोलॉजिस्ट आपको दिया गया है, और इक्थियोलॉजिस्ट ही करेक्ट ऑप्शन है। वो साइंटिस्ट जो कि फिशेस को स्टडी करते हैं उन्हें आप कहते हो। ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड हर्पेटोलॉजिस्ट ये भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो इससे रिलेट नहीं कर रहे, वो कुछ और स्टडी करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, टाइड्स आर कास्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। टाइड्स वो एक राइज है वेव्स के अंदर, किसी भी सी का या ओशंस का जो राइज आता है वेव्स का, वाटर वेव्स का, स्पेशली सन की अट्रैक्शन से, और जब मेजरली आप स्टडी करते हो तो मून की अट्रैक्शन से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है उसमें गिवन है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन फिर ए एंड बी दोनों वाला डी में होगा, और सन एंड मून दोनों ही ये ग्रेविटेशनल पुल जो है ओशंस की वो काज करवाएंगे, जिसे आप टाइड्स कहते हो। सो क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Okay, question number 13, Cnidarians are radial, bilateral, biradial और all of above। यहाँ पे सिमेट्री का पूछा गया है कि जो निडेरियंस हैं वो रेडियल हैं या फिर बायलेटरल हैं। ये सिमेट्री बेटे क्लास में हमने बात की थी, यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं अभी। रेडियल कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे जब आप सेंटर से कट करते हो, ठीक है, आप कहीं भी सेंटर से कट कर रहे हो तो आपके पास उसके मिरर इमेजेस आ रही हैं। लाजमी नहीं है कि आपने हमेशा उसको इस फॉर्म में ही कट करना है या इस फॉर्म में ही कट करना है। आप कहीं से भी सेंटर से गुजरते हुए उस बॉडी के अंदर कट लगाओगे तो आपके पास मिरर इमेजेस आते हैं, इसे आप रेडियल सिमेट्री कहते हो। ये हमने क्लास में बात की थी। वाइल जो बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री का मैंने आपको बताया था, ये कोई ऐसी बॉडी होती है कि जब भी आपने कट करना है और आपको मिरर इमेजेस चाहिए होते हैं तो जस्ट आप एक ही पोजीशन से कट कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक मैन फॉर एग्जांपल है, तो इस मैन को जस्ट अगर आप यहाँ से कट करोगे तो आपके पास इक्वल हाफ में 2 आर्म्स, ये जो आपका हाफ है ये मिरर इमेज है इस हाफ का, ठीक है। वही चीज़ें इस साइड पे हैं, वही चीज़ें इस साइड पे हैं, तो ये बायलेटरल सिमेट्री है। ओके, यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री में आप जस्ट एक ही एक्सिस से आपने पढ़ा था कि कट कर सकते हो और आपके पास मिरर इमेज आएगा। वाइल रेडियल सिमेट्री के केस में आप कहीं से भी सेंटर से कट करोगे और कट करने के बाद जो आपके पास 2 पार्ट्स आएंगे वो मिरर इमेज होंगे। तो बायलेटरल और रेडियल। एक थर्ड टर्म यहाँ पे गिवन है बायरेडियल। बायरेडियल भी मैंने आपको क्लास में बताया था और इन तीनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। बायलेटरल के अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन, एंटीरियर मींस के जहां पे हेड प्रेजेंट है,
एंड पोस्टीरियर मीन्स के जहाँ पे फुट या फिर टेल जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की है उनकी टेल मौजूद होती है, सो ये पोस्टीरियर है। सो बायलेटरल में आल्दो आप इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जस्ट एक ही प्लेन से कट करके दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी एंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशंस आपको पता होती हैं। बायरेडियल में बाय यहाँ पे दोनों का टर्म आपको यही चीज शो कर रहा है कि आप जस्ट एक ही प्लेन से कट करके आपको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। यहाँ पे रेडियल में आप किसी भी प्लेन से कट कर रहे हो तो आपको इक्वल या मिरर इमेजेस उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के मिल रहे थे। सो बायरेडियल के केस में, बायरेडियल में आपने ये देखा कि यहाँ पे भी आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जस्ट एक ही प्लेन से कट करोगे तो आपके पास मिरर इमेज आएगा, लेकिन बायरेडियल के केस में आपको नहीं पता कि इसकी एंटीरियर पोजीशन कौन सी है और उसकी पोस्टीरियर पोजीशन कौन सी है। ठीक है, सो बायरेडियल में भी आप एक ही प्लेन से कट करके दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हो, लेकिन यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशंस का आपको नहीं पता होता। वाइल बायलेटरल में आल्दो आप सेम इसी तरह से एक ही प्लेन से अगर कट करोगे तो ही आपको उसके मिरर इमेज मिलेगा। अज्यूम करें आपने इसको यहाँ से कट कर दिया है, अब अपर साइड पे हेड है, लोअर साइड पे कोई हेड नहीं है, तो ये आपको मिरर इमेज नहीं दे रहा। सो बायरेडियल और बायलेटरल में जस्ट आप एक ही प्लेन से कट करोगे और आपको मिरर इमेज मिलेगा। वाइल बायलेटरल में एंटीरियर और पोस्टीरियर ये दोनों पोजीशंस रिकॉग्नाइज होती हैं, वाइल बायरेडियल में आपको नहीं पता कि एंटीरियर और पोस्टीरियर कौन सी है। सो क्वेश्चन नंबर 13 में जो स्टेटमेंट आपसे पूछी गई, निडेरियंस आप लोगों ने हाइड्रा की एग्जांपल ली हुई है, तो उसमें से फिर ये निडेरियन क्या होगा, रेडियल है, बायलेटरल है या बायरेडियल है, बिकॉज उसको कहीं से भी कट करके मिरर इमेज में डिवाइड कर देते हो तो वो फिर रेडियल में आएगा, एंड रेडियल इज गिवन इन ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, कोऑर्डिनेट्स वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है उन्हें आप कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो ह्यूमंस इसमें आते हैं, ह्यूमंस आर सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और एसिलोमेट। ओके, तीन तरह की टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन की थी लेक्चर में, और ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, इन 3 जर्म लेयर्स की अरेंजमेंट की बेसिस पे आपकी ये तीनों टर्म्स आपको पूछी जाती हैं, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड एसिलोमेट। ओके, अगर तो किसी भी बॉडी के अंदर आपने पढ़ा था कि ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक जेली लाइक मटेरियल इसे इस तरह से कवर कर रहा होता है, कोई भी खाली स्पेस नहीं है, तो इसे आप कहते हो कि ये एसिलोमेट्स हैं। ए मीन्स के ये एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है इनके अंदर, सिलोम, सिलोम मीन्स कैविटी। ठीक है, सो एसिलोमेट जिनके अंदर कैविटी एब्सेंट होती है। सूडोसिलोमेट सेम इसी तरह से, उनके अंदर भी एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म, लेकिन इनकी जो मेसोडर्म है वो कुछ इस तरह से अरेंज होती है कि वो मेसोडर्म या तो जस्ट आउटर साइड पे होगी एक्टोडर्म के साथ, और या फिर जस्ट इनर साइड पे एंडोडर्म के साथ होगी। ठीक है, और इस फॉर्म में भी हो सकती है, और या तो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में इस तरह से उसके अंदर ब्रेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेक्स भी इस फॉर्म में इसके अंदर मौजूद होते हैं। ओके, सो अगर तो किसी भी बॉडी के अंदर जस्ट जो मेसोडर्म है वो जस्ट एंडोडर्म के साथ है या एक्टोडर्म के साथ है, और अगर दोनों के साथ है भी तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, उसके अंदर ब्रेक्स हैं। तो जिसके अंदर ब्रेक्स होते हैं या कंटिन्यूस फॉर्म में मेसोडर्म नहीं होती है, उससे आप कहते हो कि ये सूडोसिलोमेट हैं। सूडो इज फॉर फॉल्स एंड सिलोमेट सिलोम, इट मीन्स कि इनके अंदर कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन वो ट्रू कैविटी नहीं है। तो ट्रू कैविटी फिर आप किस केस में कहते हो, फॉर एग्जांपल ये एक एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म एंड मेसोडर्म को आपने अगर अरेंज करवाना है तो कुछ इस तरह से अरेंज करवाना है कि ये स्प्लिट होके जितनी भी कैविटीज हैं उन सारी कैविटीज को प्रॉपर कवर कर रही है।
कहीं पे भी मेसोडर्म में कोई ब्रेक नहीं है। इसकी फॉर्मेशन भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, 2 तरह की थी। अब वो फॉर्मेशन हम नहीं स्टडी कर रहे, जस्ट आपका रिकॉल करना थोड़ा पर्पस था यहाँ पे कि आपको रिकॉल हो जाए। सो एसिलोमेट के अंदर कैविटी एब्सेंट है और जितनी भी खाली जगह एक्टो और एंडो के दरमियान है वो सारी इसने कवर की हुई है। सूडोसिलोमेट में ये फॉल्सली कवर है बिकॉज इसमें मेसोडर्म में ब्रेक्स होते हैं। ठीक हो गया। वाइल जो थर्ड टाइप है उस केस में आपने देखा कि ये जो कैविटी है, ये सारी कैविटी जो आपको नजर आ रही है, ये सारी कैविटी प्रॉपरली हर तरफ से लाइन हुई है मेसोडर्म से। तो ऐसी कैविटी जिसमें मेसोडर्म के अंदर ब्रेक्स नहीं है, वो चारों तरफ से कवर कर रही होती है किसी भी कैविटी को, उसे आप कहते हो कि ये सिलोमेट है। ओके बेटा, ये सारी आपने इनकी फॉर्मेशन डिटेल के साथ लेक्चर में पढ़ी थी, वो फॉर्मेशन अभी हमने नहीं डिस्कस करनी, जस्ट मैंने आपको रिकॉल करवाना पर्पस था यहाँ पे। तो कॉर्डेट्स इसमें ह्यूमंस भी आते हैं, वो इन तीनों में से कौन से हैं? बिकॉज उनके अंदर कॉर्डेट्स सबसे डेवलप्ड हैं, तो सबसे डेवलप्ड ही होंगे। और सबसे डेवलप कौन सी है? सिलोमेट। ओके, सो ट्रू सिलोम जिनके अंदर होगी, सूडो मीन्स के फॉल्स सिलोम है, कैविटी जरूर है इनके अंदर, ठीक है। एसिलोमेट के इनके अंदर कैविटी एब्सेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Okay, question number 15. Ornithology is study of. Ornithology जब भी आप ब्रांच है एक बायो की, उसमें आप किस चीज़ को स्टडी करते हैं? आप बर्ड्स की स्टडी को कहते हो कि ये ऑर्निथोलॉजी को स्टडी कर रहे हो आप। सो क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, सो ये 15 MCQs आई होप के क्लियर हो गए होंगे। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हर एक वीडियो के नीचे अपनी अटेंडेंस लाजमी मार्क किया करें, और वो अटेंडेंस आप अपने नेम और अपनी क्लास के साथ में नेम के साथ मेंशन करोगे, ठीक है। आपने अपना नेम बताना है और सेकेंडली आपने अपनी क्लास बतानी है अटेंडेंस मार्क करते हुए।